दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। मेरे एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एवं फैमिली पेंशन स्कीम 1971 पर पिछले वीडियो को आपका भरपूर प्यार मिला है। उम्मीद करती हूं कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एवं फैमिली पेंशन स्कीम 1971 की बारीकियों के बारे में आपके प्रश्न कुछ हद तक सुलझ गए होंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी प्रश्न होंगे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आने वाले वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए आपका प्यार है। पिछले वीडियो में जो कमी रह गई है हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि 1. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 का सेक्शन 26(6) क्या है और इसकी चर्चा पूरे देश में क्यों है? 2. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सर्कुलर दिनांक 20 जनवरी 2019 एवं 20 फरवरी 2023 का क्या मतलब है? 3. भारत के संविधान की धारा 142 क्या है, जिसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EPS 1995 पर निर्णय दिया है? 4. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जरूर नपेगा EPFO? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 का जो सेक्शन 26(6) है उसका मतलब क्या है, वो कब लाया गया था और आजकल ये क्यों चर्चा में है, क्यों EPFO बार बार इस पर जोर दे रहा है। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होती हैं। मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी दे पाऊँ। उसका कारण ये है कि मैंने इस संबंध में स्टडी की है। मैं इन सब पॉलिसीज़ की लगातार स्टडी करता हूँ और मैं अभी सर्विस में भी हूँ। जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया कि मैं डिप्टी मैनेजर हूँ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में और इन पॉलिसीज़ से मैं जुड़ा रहा हूँ। इसीलिए जुड़े होने की वजह से मैं इन पॉलिसीज़ को समझ पाता हूँ और चूँकि हम भुगत रहे हैं इसीलिए हम इन पॉलिसीज़ पर सटीक जानकारी दे पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेक्शन है 26(6) 1952 प्रोविडेंट फंड स्कीम का, इसका मतलब क्या है और ये क्यों चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी बार बार इसको EPFO क्यों डग आउट यानी निकाल के ला रहा है और EPFO द्वारा सर्कुलर जो इशू किए गए थे 2019 में और अभी 20/2/2023 को इनका क्या मतलब है और ये हमें कहाँ तक इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक छोटी सी बारीकियां हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में लाया गया था, जो कि 4 मार्च 1952 से लागू हुआ था। इस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, ये 3 को बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और इन तीनों को एक्ट के बनाने के बाद ये धीरे धीरे गजट नोटिफिकेशन के जरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये स्कीम बनाई गई। तो हम इनको ये जो एक्ट आया था हमारा 1952 में, उसके बाद ही ये स्कीम बनी थी और उसमें अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, जो हम इसमें केवल हम वही चीज़ों को समझेंगे जिन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, जो हमसे रिलेटेड हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रिलेटेड हैं, आज की हमारी फैमिली पेंशन स्कीम से रिलेटेड हैं, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम से रिलेटेड हैं। हम दूसरी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को देखने में और समझने में। तो इसमें एक 1952 का जो क्लॉज था उसमें एक क्लॉज था कि कंट्रीब्यूशन कौन कौन लोग दे सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। तो यदि आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना था तो उसी समय ये कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया था कि हम 10% तक एम्प्लॉयर मिलाएगा और हम लोग 10% तक हम लोग मिलाएंगे। ये
ये वेज का है, ना कि केवल बेसिक का, जिसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ था 1952 में स्पष्ट लिखा हुआ था कि इसमें डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंसेस इफ एनी, तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व थी। और ये चूंकि एक ऐसी स्कीम थी कि हम उसी समय से हम इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए लेके आए थे, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगी वो भी इसमें शामिल थी। इसके बाद इसमें बाद में मॉडिफिकेशन किए गए कि नॉमिनी कौन होगा, पेंशन किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये इनका हमसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसके बाद में 1952 में ही देखिए, वो 4 मार्च को 1952 एक्ट जो है हमारा, वो 4 मार्च को आया था। उसी के बाद में 1952 में ही द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाई गई, जो 2 सितंबर 1952 से हमारे यहाँ लागू हुई। और यही वो स्कीम है जिसमें ये 26 क्लॉज, मैंने पर्टिकुलरली पूरी स्कीम को ना लेते हुए पर्टिकुलरली इस क्लॉज को लिया है, जिसकी वजह से आज हमें परेशानी हो रही है। ये देखिए, ये मेंबरशिप ऑफ द फंड, मेंबरशिप कौन कौन ले सकता है, कौन कौन रख सकता है, इसके बारे में थी। क्लास ऑफ एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड एंड रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द फंड, इसमें कौन कौन सी क्लास के लोग ज्वाइन कर सकते थे, या तो इसमें 1A क्लॉज में तो कोई वो चीज नहीं दी गई है। मैं 26 ये 26 सेक्शन नंबर 26 है, और 26 नंबर का 26 ऑफ 6 सब सेक्शन 6 इसी की बात करूंगा। इसमें आप देखिए, इसमें क्या लिखा गया था कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस पैराग्राफ, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मे ऑन द जॉइंट रिक्वेस्ट इन राइटिंग ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ फैक्ट्री or other establishment to which this scheme applies, and his employer enrolls such employees as the member to allow him to contribute more than 6,500। ये जो वर्ड लिखा गया था, ये देखिए, यही महत्वपूर्ण है और यही बार बार हमारे बीच में आ रहा है। ऑफ हिज पे पर मंथ if he is already a member of the fund, and thereupon such employee shall be entitled to the benefits and shall be subject to the conditions of the fund। ये भी ये कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोवाइडेड employer gives an undertaking in which in writing that he shall pay the administration charges payable and shall comply with the statutory provisions in this respect। तो ये मेनली ये कंडीशंस जो इन्होंने 1952 में लगाई थी। अब 1952 से हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि इसमें बीच बीच में क्या डेवलपमेंट हुए और क्या नहीं हुए। ये कंडीशन बेसिकली ये थी कि उस समय असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का स्केल तो मुझे पता नहीं है क्या था, लेकिन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से नीचे के जितने भी अधिकारी वर्कर थे, वो सब यदि 6500 से ऊपर कटवाना चाहते हैं तो उनको एक जॉइंट ऑप्शन देना होगा, और उसको एम्प्लॉयर को ये राइटिंग में देना होगा कि वो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे। अब हम आते हैं आगे। इसी में एक पैराग्राफ था इसी का, एन एम्प्लॉय हुज पे एट द टाइम ही इज अदरवाइज एंटाइटल्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द फंड एक्सीड्स 6,500 पर मंथ। अब आप ये देखिए कि ये 1952 में 6,500 फिक्स किया था इन्होंने। आज उसकी वैल्यू क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यदि आपने 1952, आज मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बात पे उठाता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी, ईपीएफओ के ऊपर भी, और इस एक्ट में अपने आप ही, कि आपने इसका अमेंडमेंट क्यों नहीं किया। यदि आप उस समय 6,500 फिक्स किए थे, तो आज उस 6,500 की आज क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी हम ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू में बाहर हो जाते हैं, और आपने उसको उस तरह रिवाइज क्यों नहीं किया। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में, और आप उसको हमारे ऊपर कैसे थोप सकते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। हम नहीं हैं जिम्मेदार, जिम्मेदार आप हैं जिन्होंने ये कंडीशंस लगाई थी, और जिन्होंने इस कंडीशन को यदि लगाई थी तो वेज के साथ इसे रिवाइज नहीं किया। यदि 1952 में कोई कंडीशन 6,500 की थी तो उसको रिवाइज क्यों नहीं किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं उठे हैं।
यदि कभी वक्त पड़ा तो हम खुद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। मैंने पहले भी PIL को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं, एक पिटीशन भी दाखिल की है और रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की है। हम इसे खुद ले जाएंगे यदि ऐसा लगेगा कि अभी हमारी पेंशन स्कीम लागू नहीं हो रही है। तो ये मेन चीज़ है जिसको हमें उठाना चाहिए। अब मैं आपको इससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूं कि हम क्यों हकदार हैं इस चीज़ को पाने के। उसी में देखिए, वेज लिमिट में पैरा 2F इसी स्कीम के 1952 स्कीम के पैरा F2F के अनुसार वेज रिवीजन को भी रिवाइज किया गया। 1952 में आपको मालूम है कि इंडस्ट्री के वेजेस उस समय 5 साल में रिवाइज होते थे। तो उस समय जो फर्स्ट वेज रिवाइज हुआ होगा या लागू हुआ था वो 1952 से 57 के बीच में था। और उस समय जो वेज लिमिट थी पर मंथ, जो यूं कहें कि मिनिमम या लेबर क्लास की या यूं कहें कि एम्प्लॉयज की, उस समय वो 300 रुपए पर मंथ थी। एंड इसी प्रकार इसको रिवाइज करते हुए चला गया। 1957 से 62 के बीच में 500, 62 से 76 के बीच में 1000 रुपीज, एंड इसको 2001 में भी ये 5000 रुपीज थी। आप इसको नोट कर सकते हैं और आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये क्या अंधेर गर्दी है कि जब आपने 1952 में 6500 बेसिक फिक्स की थी तो आज उसे कहां लेके आ रहे हैं आप? आज उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे? उसके अकॉर्डिंग को क्यों नहीं रिवाइज किया आपने लिमिट को? इसका मतलब स्पष्ट है कि वेज लिमिट कुछ अलग थी और आपने कुछ अलग फिक्स किया था। वेज लिमिट उस समय 6500 नहीं थी। देख लीजिए आप, वेज लिमिट जो थी वो 300 रुपीज थी ओनली, लेकिन आपने उस समय 6500 यानी कितने गुना फिक्स किया था? जब उस समय उतने गुना फिक्स किया था तो आज इतने गुना क्यों नहीं? तो यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप इनको, और ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास में ये बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, EPFA के खुद रिकॉर्ड से है। और अब हम इसको आगे देखते हैं कि इन्होंने 1/9/2014 से इसको 15,000 किया है और 2001 तक ये 6,500 थी। इस तरह इन्होंने लिमिट को बढ़ा के 2015 में जाके 2014 में 1/9/2014 से इसको 15,000 किया है। अभी हम आगे देखते हैं। उसके बाद फैमिली पेंशन स्कीम आई जिसपे हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। मैं पूरा इस पे वीडियो बना चुका हूं। यदि आप इसको वो वीडियो पूरा देखना है तो फैमिली पेंशन स्कीम पे जाके आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि फैमिली पेंशन स्कीम का कितना बेनिफिट हमको मिल रहा है। उसके ठीक बाद एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम आई थी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो हम लोग हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो एम्प्लॉय की यदि किसी की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान तो उनको इंश्योरेंस किया गया था। और इस एश्योरेंस स्कीम के तहत हमें कुछ देना नहीं है। हमें जो हम अपना EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं उसी कंट्रीब्यूशन में से एम्प्लॉयर को हमारे कुछ चार्जेस देने होते हैं। हम तो 8.33% जैसे अभी भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो सम EDLI में 0.5% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 75%। अब ये 75 रुपीज पर एम्प्लॉय है या कुछ है, इतना अमाउंट जो है हमारा ये इंश्योरेंस स्कीम में जाता है। इसके बदले यदि कोई हमारा एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को 7 लाख रुपए मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह होती है कि जैसे हमने बेसिक पे फिक्स किया 15,000 तो ये 35 मंथ्स की 35 टाइम्स इसको लेते हैं। 35 टाइम्स इंटू 15,000 5,25,000 और इसके साथ में 1,75,000 बोनस भी मिलता है। तो इस तरह हम मैक्सिमम हमारे उस एम्प्लॉय को, यदि कोई एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उस एम्प्लॉय को हमारे को 7 लाख रुपए इस स्कीम के अंतर्गत मिलते हैं। ये भी हमारी इसी स्कीम से जुड़ी हुई है। मैं इसीलिए इसको लेके आया हूं और इसीलिए आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में आई जिसमें FPS को रिप्लेस कर दिया गया। इस पे भी मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं और आपको यदि देखना है तो इसी में जो मेरे पहले वीडियो हैं उनमें स्पष्ट वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में क्या क्या कंडीशंस थी और ये किस तरह कैलकुलेट होती है। इसके बाद ही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि यदि हमारे बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, बार बार EPFO को लिख चुके हैं और बहुत उनको परेशानी हो रही है और EPFO सुन नहीं रहा है। तो 1997 में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उस अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं आप। इसमें बाकायदा एक केस दर्ज कर सकते हैं, एक पिटीशन दर्ज कर सकते हैं उनके ऊपर। और इसमें डिसीजन, चूंकि ये ट्रिब्यूनल है, इसमें डिसीजन बहुत जल्दी होते हैं। 1-2 साल के अंदर ही आपका डिसीजन हो जाएगा।
यदि आप खुद इंटरेस्ट लेंगे ज़्यादा से जल्दी तो आप इस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन करा लेंगे। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ कि हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन के रेट थे वो कितने थे। अब हम 1952 की बात करते हैं। 1952 में जिस समय स्कीम आई थी और जिस समय आपने 6500 की हमारे पास लिमिट लगाई थी, उस समय आप देखिए कि हमारा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन था, जो पीएफ कटता था, वो 1 आना पर रूपी कटता था। अब 1 आना पर रूपी का मतलब जो लोग पुराने हैं वो समझते होंगे कि 1 आना पर रूपी का मतलब क्या है, यानी कितना कम था। और आप उस समय से आज उसको कैसे तुलना कर सकते हैं 1952 से आज के दौरान, और उसमें हमारी गलती क्या है। जब 1956 से 71 के बीच में ये 6.5% थी, हमारा जो डिडक्शन था उतना ही एम्प्लॉयर मिलाता था, उतना ही हम मिलाते थे। 71 के बाद में 71 के बाद में ये जहां पे जिन एस्टेब्लिशमेंट में 50 लोगों से ज्यादा काम करते थे उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर इसमें कवर थे, उनके लिए इसको 8% कर दिया गया था और बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये 6.25% ही रहा। 88 से 90 के बीच में इस 8 को 8.33% किया गया, यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% था सभी के लिए। बाद में 90 से 97 तक इस डेट को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 95 से बाद में जब हमें पैसा जमा करना होगा तो हमें इस पे पैसा जमा करना होगा। पैसा जब हम जमा करेंगे विद इंटरेस्ट तो हमें पता होना चाहिए कि उस समय हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था। तो 8/4/97 तक हमारा कंट्रीब्यूशन जो था वो 10% था उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जहां पे 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बाद में 97 में ये 21/9/97 तक भी यही रहा। 21/9/97 तक हमारा 10% था और 22/9/97 से हमारा ये बढ़ के 12% हुआ है, जो कि आज तक चल रहा है। हमारा एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आज तक 12% है। इसलिए आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें आपने 1952 से लेकर आज तक कितना वेरिएशन किया है। फिर मेरा क्वेश्चन यही है कि यदि आपने एम्प्लॉयर कटिंग पे और एम्प्लॉयज की कटिंग पे इतना डिफरेंस किया है, 1 आना पर रुपए से लेकर या 6% से लेकर उसको आज 12% किया गया, तो इसकी लिमिट आपने क्यों नहीं बढ़ाई, उसी रेशियो में क्यों नहीं बढ़ाई। अब हम मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें जो चार्जेस थे, देखिए ये मेन झगड़ा है यहां पे कि हमारे जो फंड्स हैं उनको ईपीएफओ को एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और वो कितने हैं इन पे वो सब इसमें कहीं दिया हुआ है। ये हम देख सकते हैं, इनकी स्टडी भी कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिसमें हम खुद आते हैं, उसमें आप देखिए ये 98 के बाद में 0.18% टोटल पे का हमारे ईपीएफओ हमसे लेता आ रहा है। कंट्रीब्यूटर्स ये पेएबल है। और ये एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भले ही आज इस बात को लेके आए हैं 26(6) को लेके आए हैं, लेकिन फुल अमाउंट पे 6500 पे ये हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं ले रहे थे, ये हमसे फुल अमाउंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेते आ रहे हैं। फुल अमाउंट पे जितनी भी हमारी सैलरी होती है उस पे पूरे पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हमसे लेते आ रहे हैं एंड इंस्पेक्शन चार्जेस भी लेते आ रहे हैं। इसमें इंस्पेक्शन चार्जेस भी हैं, ये ईपीएफओ पे इंस्पेक्शन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये 2 तरह के चार्जेस लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैंने कभी पूछा तो नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कंपनियों से ये ईपीएफओ वसूलता है। अब प्रश्न इस पे भी ये उठता है कि जब आप हमारी 6500 मान के चल रहे थे, या मान लें 2014 से भी आपने हमारी लिमिट को 15,000 कर दिया, यदि आपने हमारी लिमिट को 15,000 कर दिया तो आप एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और इंस्पेक्शन चार्जेस हमारी फुल पेपर क्यों ले रहे थे? आप केवल 6500 तक लेते या 15,000 तक लेते? ईपीएफओ से सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के डेट में यह है कि आप फुल अमाउंट पर, फुल बेसिक पर, फुल सैलरी पर आप इंस्पेक्शन चार्जेस ले रहे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे हैं हमारी कंपनी से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन आप बेसिक हमारी मान रहे हैं 15,000। और दूसरा, हम जिम्मेदार नहीं है। हमसे कब पूछ के आपने 12% किया, हमसे कब पूछ के आपने 10% किया? क्या एम्प्लॉय से कोई ईपीएफओ या गवर्नमेंट पूछती है कि आपको क्या चाहिए, और या उसके हिसाब से कर देते हैं? तो ये आपकी जिम्मेदारी थी इस 6,500 को
आज की डेट के बराबर रिवाइज करना, लेकिन आपने उसको नहीं किया। फिर अभी हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस चीज को भी लेके आया हूं कि जब हम 1952 से इंटरेस्ट रेट हमारे क्या थे। 1952 में 3% इंटरेस्ट हमारे पीएफ पे मिला करता था। उसके बाद ये 3%, ये बढ़ते बढ़ते 3%, 4%, 5%, ये पूरी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं जिससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाए और आप इसको समझ सकें। आज ये 12% है। आज 12% नहीं है, मतलब 96, 97, 98 में 12% था और अभी ये 8.5% है। ये 2006 में 8.5% रहा, जिसके ये सर्कुलर नंबर भी हैं। यदि आप इन पे क्लिक करेंगे तो इन पे सर्कुलर नंबर भी मिल जाएंगे और आज की डेट में ये 8.1 है। 21-22 और 22-23 का ये 8.1 डिक्लेयर किया गया है, तो 8.1 से इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा। जब आप अमाउंट जमा करेंगे तो आपको यहां से, मैंने इसीलिए स्पेशली इसको मैं लेके आया हूं कि 95, 96 से लेकर आपको ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इस पे आपको ये पूरे अमाउंट पे इतना % इंटरेस्ट आपको भी देना है, आपको ये डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि इंटरेस्ट नहीं जमा कराना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आपके क्वेश्चन के आंसर भी देता जाऊंगा। कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रश्न किए हैं कि हमें पेंशन मिलेगी उसी में से ईपीएफओ एडजस्ट कर ले यदि लागू होती है। तो सर ऐसा नहीं होगा, आपको पहले जमा करना पड़ेगा, फिर डिसीजन होगा कि आपको पेंशन मिलेगी और फिर वो विद इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन आपको विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि 95 से लेकर आज तक हमारे पर ईयर कितने इंटरेस्ट रहे हैं। तो आप इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं कि आपका पर ईयर इतना इंटरेस्ट रहा है और इसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। अब हम आते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसको यदि आप देखेंगे तो मैंने उसमें कैलकुलेट करके बताया है कि कितना इंटरेस्ट आपको मेरा आएगा, कितना हमें पेंशन बनेगी, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट में एग्जाम्पल जो लिखा है उसको ना पढ़ के मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा है कि ये ओपनिंग बैलेंस यदि किसी भी ईयर का आपके पास में है तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में 1,12,345 है और हमारा 100 रुपये मंथली हम जमा करते हैं। ये 100 रुपये मंथली हम जमा करते हैं तो हर महीने ये जुड़ जाएगा, हर महीने का बैलेंस लगा इस अमाउंट में ये जुड़ जाएगा। तो 1,12,345 हो गया। अगले महीने फिर ये जुड़ जाएगा 1,12,445 हो गया। तो इस तरह ये मंथली जुड़ता चला जाएगा। अब यदि आपने यहां से लोन ले लिया है, देखिए ये लोन ले लिया है आपने, तो इस लोन पे ये तुरंत ही इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। यहां तक ब्याज तो मिलेगा आपको, लेकिन जब आपने लोन ले लिया तो फिर आपके यहां से आगे अमाउंट जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। इसमें से 25,000 हम माइनस कर देंगे तो 87,545 रुपये मिलेगा। इस तरह हम हर महीने का बैलेंस, मंथली बैलेंस हम निकाल लेंगे और फिर मंथली बैलेंस इसको यदि जोड़ दें, इस सब को जोड़ दें और इस सब को जोड़ने के बाद में इसका हम 8.65% मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है, तो ये आता है 1104740 इंटू 8.65 डिवाइडेड बाई 1200 का मतलब है 12 महीने इंटू 100% में आ जाएगा और 8.65 को हम 12 से डिवाइड, इस तरह ये साल भर का अमाउंट होता है। इंटरेस्ट अमाउंट 7963.63। ये अमाउंट, ये जो प्रोसीजर दिया गया है, ये इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन आज की डेट में जो पीएफ कैलकुलेट होता है ये एग्जाम्पल में जरूर दिया गया है और ये एग्जाम्पल भी ईपीएफओ की साइट पे ही दिया गया है। इस तरह कैलकुलेट नहीं होता। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये भी मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये एग्जाम्पल जरूर दिया गया है, लेकिन कैलकुलेट कैसे होता है। हमारे पास प्रोविडेंट फंड के स्टेटमेंट है और हमने दूसरे लोगों से भी जानकारी ली है। ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। मैं आपको इस तरह दिखाना चाहता हूं कि ये रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में ये कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ये किसी 1563 रुपये है। ये जुलाई 87, इसे मंथ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है कि इस महीने का बैलेंस है। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 67 रुपीज है इस महीने, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 67 रुपीज है। ये इस तरह 99 रुपीज है, 90 रुपये हर महीने का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना रहेगा। ये इस तरह क्या करते हैं इसको, ये 1563 में 67 जोड़ देंगे
तो ये 1630 हो गया। 1630 पे जो उस समय इंटरेस्ट होगा वो 12% था, तो ये 16 रुपये इस महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। फिर इस महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा, फिर हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर ये इंटरेस्ट जो टोटल हुआ वो 266 मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन जुड़ेगा लास्ट में। हर साल मार्च में इसको आपके जो बैलेंस है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और इस तरह नेक्स्ट मंथ का जो बैलेंस होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए जो बैलेंस होगा, यानी अप्रैल के लिए जो बैलेंस होगा वो 3167 रुपीज़ होगा। यानी देखिए यहाँ था इनिशियली 1563 रुपये, इसमें आपने जो कंट्रीब्यूशन किया वो ये आपने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन करने के बाद में मंथली कंट्रीब्यूशन हमारा ये रहा, और मंथली कंट्रीब्यूशन के बाद में टोटल हमारा अमाउंट होना चाहिए था 2896, 1563 से 2896 होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया 266 रुपीज़, और ये 3167 रुपीज़ हमारा। इस तरह हम पाते हैं कि इस तरह हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में यही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें जमा करना होगा। अब देखिए हम मेन चीज़ पे आते हैं, जिसके लिए ये मैंने इतनी भूमिका बनाई है। उसका कारण ये था कि हमें ये क्लियर हो कि 1952 से लेके ये 26(6) क्लॉज कब आई और कब कब इसने हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाला। 22 अगस्त 2014 को इस स्कीम में ये बदलाव किए गए, पेंशन स्कीम में। और जो पेंशन स्कीम बना है इसका GSR 608E, यदि आप इस 608E को गूगल पे डालेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। इसको जहां जहां भी इसमें ये 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ, और इसमें किया क्या था, इस ऑर्डर में क्या किया था कि जहां जहां भी 6500 था स्कीम के अंदर, प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर या EPS के अंदर, उसको 15000 कर दिया गया। इस तारीख से इट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सभी पैराग्राफ में जिस भी बेनिफिट के लिए 6500 दिया गया था वहां पे उसको 15,000 रुपीज कर दिया गया। यह किया गया अगस्त 2014 से, और 1 सितंबर से इसे लागू किया गया। ये हमारे के उस समय गवर्नमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था लेबर मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने इसको जारी किया था। इसी नोटिफिकेशन का एक विस्तृत रूप इन्होंने जारी किया था जो GSR 609E के नाम से है, और ये भी उसी 22 अगस्त 2014 को जारी हुआ था। इसमें भी लगभग थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, लेकिन इसमें एक चेंज और किया गया। वो चेंज क्या था कि पहले हमारी जो एवरेज मंथली कैलकुलेशन होती थी, एवरेज मंथली सैलरी ड्रॉन निकालते थे, वो 12 महीने के बेस पे निकालते थे। उसको 12 महीने की जगह इसके पीरियड को स्पान ऑफ 60 मंथ कर दिया गया उसी समय। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग थी कि हमारा 60 मंथ कर दिया गया, जबकि आपने देखी गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम में 12 महीने की कैलकुलेशन ही होती है, वहां पे 12 मंथ्स है, और 12 मंथ्स की जगह हमारा ये इससे पहले 12 मंथ ही हमारे लिए था, लेकिन अब इसको 60 मंथ का एवरेज लिया जाता है, और ये 1/9/2014 से हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए ये फिगर 12 मंथ, ये पैरा बी इन सब पैरा 2 में जहां भी फिगर 12 मंथ थी उसको 60 मंथ वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। यानी जहां पे आपकी एवरेज बेसिक पे 12 मंथ हुआ करती थी, 12 मंथ से लेते थे, वहां अब आपको 60 मंथ से लेना है। एंड ये आपके जहां भी 6500 था वहां पे 50,000 किया गया, ये भी इन्होंने। तो ये सारे जितने भी चेंजेस थे ये लागू हुए 1 सितंबर 2014 से। अब 1 सितंबर यही सेम एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने ये ऑर्डर जारी किया था। अब हम देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसकी अभी तक की जो हिस्ट्री है, मैं 26(6) की या 6,500 और 15,000 की, ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूं इतना डिटेल में आज तक किसी ने आपको इतना क्लियर नहीं किया होगा, और मेरी कोशिश रहती है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखें तो उसको डीपली सीखें, ताकि कल को हमसे कोई पूछे तो हम उसे बता सकें। अब हम आते हैं उन सर्कुलर्स के ऊपर जिन सर्कुलर्स में ये सब चीज़ें
दी गई हैं जो हमें डिस्टर्बिंग थी। देखिए आरसी गुप्ता का जो डिसीजन आया था, अब मैं आरसी गुप्ता के डिसीजन की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 22 जनवरी 2019 को आया था और उस समय ही हमारे बहुत से लोगों को पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी। उस समय जब डिसीजन आया था ये, तो इन्होंने खुद ही ये किया था कि पैरा 26(6) को हम इंसिस्ट नहीं करेंगे। देखिए, द एम्प्लॉयर विल नॉट, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शुड नॉट बी इंसिस्टेड, ये इन्होंने, ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के ऑर्डर थे और ये सभी रीजनल ऑफिसेस को दिए गए थे कि जो भी लोग अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें इस क्लॉज को 26(6) को इंसिस्ट ना किया जाए, यानी इस पे दबाव ना डाला जाए कि इसके ऊपर इसको भर के देना है आपको। ये भी कंडीशन जितनी भी थी 1/9/2014 से जितने भी चेंजेस हुए थे उसको भी नीड नॉट टू बी इंसिस्टेड फॉर। ये however it has come to the notice of the head office that in respect of, और सबसे अच्छी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेड ऑफिस की नोटिस, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने निकाल दिया था ये ऑर्डर, ये हेड ऑफिस की नॉलेज में था, यानी पूरे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में था, ये मीटिंग में डिसीजन लिया गया होगा तभी ऐसे ऑर्डर निकलते हैं, ये वरना ऐसे ऑर्डर कोई रीजनल पीएफ कमिश्नर नहीं निकाल सकता। इस ऑर्डर में ये इसको इंसिस्ट नहीं किया गया था। ठीक है जी। अब इसमें एक यहां भी है, देखिए ये however for the period of 1/9/2014 there is no such provision of EPS which requires the employees who opt to deposit contribution at actual salary to deposit any additional contribution specified above। यानी इसमें 15,000 से ऊपर जितना भी, इसको कोई भी उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई थी। ये उस समय राजेश बंसल एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर का ऑर्डर था और ये हेडक्वार्टर से ऑर्डर था पेंशन का, ना कि किसी रीजनल पीएफ कमिश्नर से। लेकिन बाद में पता लगा था कि इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया था जब पेंशन स्टार्ट हो गई, यानी उन्हें लगा होगा कि हमने गलती कर दी ये निकाल के, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आपने कोई गलती नहीं की थी। जो चीज उस समय थी आज उससे पलट नहीं सकते। आपने आखिर उस समय भी तो ऐसा डिसीजन लिया था, आप इसको कैसे आज डिनाई कर सकते हैं कि हमने उस समय ये चीज नहीं दी थी। अब हम आते हैं इस साल के सर्कुलर पे कि इस साल इन्होंने जो सर्कुलर निकाला है, आप उसको देखिए कि वो क्या कहता है। ये अभी आपने देखा होगा कि 20 फरवरी 2023 को इन्होंने ये सर्कुलर निकाला था। इससे पहले 26, इसी के बाद ये लगा हमें कि शायद सब लोगों को कि अब पेंशन नहीं मिलेगी। ईपीएफओ 4/11/2022 का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर इन्होंने ये एक ऑर्डर निकाला था जो भी टोटल कंफ्यूजिव था। आप पुराने ऑर्डर से ऐसे नहीं भाग सकते। इस ऑर्डर को निकालने के बाद हमें ये चीजें समझ में आई कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और इंस्पेक्शन चार्जेस हमारी फुल पे ले रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध आप कैसे लगा सकते हैं डिडक्शन के ऊपर। आपको ये नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने लगाया है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं आपको आज फिर इस बात को बताना चाहता हूं कि जरा देखिए, टाइम टू एक्सरसाइज, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखा हुआ है 44(1) में, और किसके बारे में लिखा है? द मेंबर्स ऑफ द स्कीम हु डिड नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, जिन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था, उन्हीं के लिए लिखा हुआ है ये कि इसमें ज्वाइंट ऑप्शन को इसको ये डिसीजन था। थस, मैं केवल डिसीजन पढ़ रहा हूं, थस ऑल द एम्प्लॉयज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन बट वर एंटाइटल्ड टू डू सो बट कुड नॉट ड्यू टू दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कट ऑफ डेट। आपने इस लेटर में कोई भी ऐसी कट ऑफ डेट नहीं रखी थी अथॉरिटीज ने, जिसकी वजह से हमें ये कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से आज तक हमसे पूछा ही नहीं गया कि आपको ज्वाइंट ऑप्शन भरना है क्या। यदि हमें कोई ज्वाइंट ऑप्शन बताएगा ही नहीं, यदि हमें ज्वाइंट ऑप्शन कोई हमारी कंपनी देगी ही नहीं, यदि आप हमारी कंपनी को नहीं देंगे तो हमारी कंपनी को भी कैसे पता लगेगा कि आप जिन लोगों से एक्चुअल सैलरी पर ये ले रहे हो इंस्पेक्शन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, उनसे आपने ज्वाइंट ऑप्शन क्यों नहीं भरवाया। ये आपकी गलती थी, हमारी गलती नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है
Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so, but could not due to the interpretation on the cutoff date by authorities, ought to be given a further chance to exercise their option. उनको हमें फर्दर चांस मिलना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने लिखा क्या था, किस वजह से लिखा था, ये देखिए. टाइम टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 11(4) ऑफ दिस स्कीम अंडर दीज सर्कमस्टांसेस शैल स्टैंड एक्सटेंडेड बाय ए फर्दर पीरियड ऑफ 4 months. जो 4 months की इन्होंने लिमिट दी थी वो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया. प्लस सबसे बड़ी बात, आज तक की सबसे बड़ी बात मैं इसको मानता हूं किसी भी डिसीजन की, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था, वी आर गिविंग दिस डिसीजन, दिस डायरेक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ आवर जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज पर द अमेंडेड प्रोविजन शैल बी कंप्लाइड विद. आपको इसकी कंप्लाई करना ही पड़ेगा. ये इन्होंने खुद ही लिखा था इसमें. और इन्होंने फिर देखिए जो ऑप्शन दिया है ये इसी सर्कुलर में, वो भी बहुत क्लियर है. फॉलोइंग एम्प्लॉइज विद देयर, ये सबसे पॉइंट नंबर 5 में ईपीएफओ का जो सर्कुलर है ये, इसके पॉइंट नंबर 5 को आप स्पेशली पढ़िए तो आप पाएंगे कि इन्होंने यहीं पे स्पष्ट लिखा है, फॉलोइंग एम्प्लॉइज विद देयर एम्प्लॉयर मे सबमिट जॉइंट ऑप्शन अंडर 11(3) एंड 11(4). ये ईपीएस के सबसेक्शंस हैं जिनको 11(3) एंड 11(4) लिखा गया है. क्या लिखा है, द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स who had contributed under paragraph 26(6) of EPF scheme on salary exceeding the prevalent wage ceiling of Rs 5,000 या 6,000, यानी उसमें हम सब आते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है. डिड नॉट एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजो ऑफ 11(3) के अंदर जिन्होंने भी, या अमेंडेड while being the member of the EPS, या जिन्होंने भी अमेंडेड स्कीम के तहत हमने इसको नहीं किया, डिड नॉट एक्सरसाइज, स्पष्ट लिखा है, वर मेंबर प्रियर टू 1/9/2014 एंड कंटिन्यू टू द मेंबर ऑन और आफ्टर. जो मेंबर है और इसके बाद मेंबर रहेंगे वो उनके लिए मे सबमिट, स्पष्ट लिखा है हम लोग जॉइंट ऑप्शन सबमिट कर सकते हैं. इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, इसमें या तो इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग. इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप इसको भर सकते हैं. और जब हम भर सकते हैं तो हमें सिर्फ यही तो शो करना है कि भाई हमने इंस्पेक्शन चार्ज आप ले रहे हैं और हमने फुल पे आपने इंस्पेक्शन चार्जेस और ये दिए हैं. तो अभी उसका सॉल्यूशन कुछ निकल आया है या निकल रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ये हमें पेंशन मिलेगी और हम इसमें कहीं भी चूक होने मतलब इसमें कुछ भी चूक होने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर, चाहे वो कुछ भी हो जाए. मेरा स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होगा ही होगा. इसलिए पैरा 26(6) भूल जाइए आप, और जो आपकी तैयारी है, मतलब आपको कितना अमाउंट जमा करना है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है. उन लोगों के लिए भी जो 2014 से, अभी आपको अंदाजा नहीं है कि 2014 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं उनको कितना पैसा जमा करना है. अभी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, इसलिए आपको उसकी तैयारी करना चाहिए. और ये भूल जाइए कि क्या होने वाला है क्या नहीं. ईपीएफओ केवल डिले कर सकता है, ईपीएफओ इसको रोक नहीं सकता. अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं जिसमें हमारे स्पष्ट क्वेश्चन उठते हैं. मैं जो आपको वेज सीलिंग मैंने शुरू में बताई है, उस वेज सीलिंग को आप देखिए कि हमारी जो वेज सीलिंग है वो 52 में से 57 तक ले लीजिए. 57 तक 300, 500, 76 में 1000, 85 में 1600, 90 में 2500 एंड 94 में 3500 एंड 2001 में जाके हुई हैं 500 एंड 14 में जाके 16 अप टू 14 6500 एंड फिर उसके बाद में 15,000. यानी आपने वेज की सीलिंग को, और जबकि उस समय, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि उस समय 6,500 आपने फिक्स किया था. यूं कह सकते हैं कि आपने मैक्सिमम अमाउंट 6,500 फिक्स किया था उस समय. तो यदि उस समय आपने 6,500 एक वेज की लिमिट फिक्स की थी और जबकि वेज उस समय था 300, तो ये कितने गुना था?
इतने ही गुना, जितने गुना ये है उतने ही गुना आपको आज फिक्स करना चाहिए था, या आपने जिस रेशियो में बढ़ाया था उसको यदि 6500 आपने फिक्स किया था, तो जिस रेशियो में आपने हमारा वेज रिवाइज हुआ है और जिस रेशियो में आपने ये बढ़ाया है, लगभग उसी रेशियो में क्या आपको नहीं बढ़ाना चाहिए था? देखिए, मैंने जस्ट एक कैलकुलेशन आपको करने की कोशिश की है, जिसको मैं बताना चाहता हूं। जब आपने 300 से 300 था, ये मान लीजिए 300 था, जब ये 5 साल बाद 500 हुआ तो 1.67 टाइम्स बढ़ाया आपने। फिर 76 में 1000 हुआ तो 3.3 टाइम्स बढ़ाया आपने। 1600 हुआ तो 5.33 टाइम्स बढ़ाया आपने। 2500 हुआ, 1990 में इसको 2500 किया गया तो आपने 8.33% बढ़ाया। 300 का 8.33%। जब आपने 2001 में 5000 किया तो 16.7% बढ़ाया, 16 टाइम्स, नॉट परसेंट। और 2014 में जब आपने 2014 तक जो था वो 21.67 टाइम्स था। 300 का इतने टाइम्स था। एंड जब आपने 2014 में सितंबर से बढ़ाया, 1 सितंबर 2014 से इसको 15,000 किया, तब इसको आपने 300 का 50 गुना किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 65,000 की जो लिमिट 1952 में फिक्स की थी उसको क्यों नहीं बढ़ाया? वो कैसे हो सकती है? यदि आप इसी रेशो में, जिस रेशो में आपने वेज रिवाइज किया, उसी रेशो में इस लिमिट को भी बढ़ाए होते तो ये लिमिट आज की डेट में 3,25,000 होती। और 3,25,000 में वो सब क्या आपके डेट में, आज की डेट में ही यदि हम बात करें तो क्या आपको मालूम नहीं है कि पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी जनरल मैनेजर्स, जितने भी सीएमडी होते हैं, उनकी सैलरी इसके आसपास होती है, क्योंकि 2 लाख तक तो बेसिक ही होती है। इसलिए आपके ही जिस प्रकार से आपने वेज को रिवाइज किया, जिस प्रकार से आपने इस रेंज को बढ़ाया है, उसी प्रकार से आपको उस रेंज को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन वो आपने नहीं बढ़ाया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में, यदि हम इसको उठाते हैं तो। दूसरा, मैं एक वेज रिविजन का एग्जांपल देना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्ति की 1987 में 620, वो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय है और उसकी 620 बेसिक थी, तो वो आज 2023 में आकर 1,11,380 रुपए हो गई है। जब ये आपकी बेसिक वेज रिवीजन के साथ में इतनी हो गई है, और उस समय आपको कितना अमाउंट मिलता होगा और आज कितना अमाउंट मिलता है, तो आप इसे जो 6587 में कितना था, 87 में था 90 तक 2500 रुपए। ये इतना, मतलब ये जो 6500 चला आ रहा था, क्या 6500 को इतने टाइम्स आपको रिवाइज नहीं करना चाहिए था? यदि आप रिवाइज करते तो वो 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होता, 3,25,000 रुपए से भी ज्यादा होता। अब इंक्रीज टाइम, यदि मैं इससे देखूं तो आपकी वेज रिवीजन में 180 टाइम्स हमारी बेसिक बढ़ी है पिछले 87 से लेकर और 2023, यानी 87 13 साल और ये 13 साल, 36 साल के अंदर 180 गुना हमारी सैलरी बढ़ी है। यदि 180 गुना बढ़ी है, जो चीज है उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी सैलरी इतनी बड़ी है तो आपको लिमिट भी तो उतनी बढ़ानी चाहिए थी। आप आज उसे 1952 के 6,500 पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं लोग, या किस तरह आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? जस्टिफाई आप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। आप 15,000 को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आज की डेट में उसकी लिमिट 15,000 है, जबकि किसी व्यक्ति की बेसिक प्लस वेज 3 लाख 3.5 लाख बनता है या 2 लाख रुपए बनता है, और आप उसे कह रहे हैं कि नहीं, आप 15 लाख रुपए से ज्यादा पे आप ऑप्शन बढ़ना चाहिए था। भाई, हमने तो नहीं कहा आपसे आप हमारा 12% काटिए, आपने खुद ही डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ईपीएफओ ही रेस्पॉन्सिबल है, किसी भी प्रकार का कोई भी इंप्लॉय रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए भलाई इसी में है कि ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माने और उसको तुरंत लागू करे और तुरंत ही पेंशन को जारी कर दे। मैं अब आपको जिस आर्टिकल 42 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको बताना चाहूंगा कि यह कितना पावरफुल आर्टिकल है। ये पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट में कितने ही कानून को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। उस आर्टिकल के तहत ये डिसीजन दिया गया है, और इस डिसीजन को ईपीएफओ कैसे मना कर सकता है? देखिए, जरा देखिए डेफिनेशन के अंतर्गत देखिए, आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एज इट स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इन द
exercise of its jurisdiction may pass such decree or make order is necessary for being the complete justice in any cause or matter pending before it. कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर दी गई है, जो ये पावर जो कंप्लीट जस्टिस की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा है। वैसे भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर होता है। यदि आप और देखना चाहें तो मैं आपको और बताऊंगा कि हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसे नहीं आया था। आर्टिकल 142 के अंतर्गत स्पष्ट लिखा था जजेस ने कि वी आर गिविंग दिस डायरेक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ आवर जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये भी एक बेंच थी, 3 जजेस की बेंच थी, इतनी पावरफुल बेंच थी कि जिसके चीफ जस्टिस खुद जिसको हेड कर रहे थे। तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि ये लागू नहीं होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो YouTube पे कुछ भी कह रहे हैं लागू होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। ये हर हाल में लागू होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि NJAC नेशनल जुडिशियल कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, अपॉइंटमेंट कमीशन में जो बनाया था जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था 16 अक्टूबर 2015 को। आज तक आप देखिए ये 5 जजेस की बेंच थी जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे। 5 जजेस की, हमारी 3 जजेस की बेंच है, उनको 5 जजेस की बेंच थी। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लागू नहीं कर पाई, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो क्या पावर है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको यह जरूर मिलेगा। हम रेस्ट एश्योर हैं, हमें कोई इसमें डाउट ही नहीं है किसी प्रकार का कि हमें ये बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब था। मैं टोटल क्लैरिफाई करना चाहता था। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी भी वीडियो में किसी भी YouTube वाले ने इस तरह नहीं बताया होगा। मैं सिर्फ इसीलिए बता पाता हूं, इसीलिए समझ पाता हूं कि मैं खुद इन सब चीजों की स्टडी करता हूं और आज भी मैं लाके स्टडी कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे ये चीजें समझ में आती है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और क्यों होना चाहिए। अब मैं आपको वैसे तो कई वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक छोटे एग्जाम्पल, छोटे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा 2-3 मिनट लगेंगे, उसमें लोगों के क्लियर कर दूं जो मुझे बार बार पूछते रहते हैं। एक तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप मेरे इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको पॉलिसीज की जानकारी मिलेगी और खासकर जिस पॉलिसी पे आपको चाहिए उस पॉलिसी की जानकारी मिलेगी। हम उसको पूरी रिसर्च करके लेके आएंगे। मैं छोटे जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था उसको, आपको सबसे बड़ा फायदा सब्सक्राइब करने का ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप इनको मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपके फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने एक वीडियो में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में बताया था पूरा, मैं फैमिली पेंशन स्कीम के बारे में पूरा बताया था और एक वीडियो में मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया था कि हमारी पेंशन कितनी बननी चाहिए और कितना इंटरेस्ट आएगा और हमें कितना जमा करना पड़ेगा। वो उसमें रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था। अभी मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि कुछ लोगों ने छोटे क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं इसी में, चूंकि मैं हर बार बताता हूं, उससे आपका भी फायदा होगा। ये हमारे मोहित पाठक जी हैं। इन्होंने देखिए पूछा है कि इनकी सर्विस 25 साल हो गई है, 35 साल हो गई है और किसी इनके दोस्त की जो जिनसे जूनियर है उसकी 28 साल है, लेकिन इनकी पेंशन कम है और उनकी पेंशन 4004 है और इनकी पेंशन 3804 है। तो सर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए कि पेंशन जो कैलकुलेट होती है वो डे बेस कैलकुलेट होती है। उस पेंशन 4 प्रकार से कैलकुलेट होती है। एक तो आपकी पेंशन 95 से पहले वाली पेंशन, एक 95 से बाद वाली पेंशन, लेकिन बाद वाली में भी एक 31 अगस्त 2014 तक की पेंशन और एक 1 सितंबर के बाद वाले दिन की पेंशन और एक जो आपको 2 साल का वेटेज मिलेगा, उसमें भी इन्होंने क्या मक्कारी की हुई है कि उसमें भी जो पेंशन का वो लिया गया है, बेसिक ली गई है, वो 6500 ली गई है, जबकि आपका एवरेज 5 साल का 15,000 होता है। यदि आप 2019 के बाद रिटायर हुए हैं, 14/5/19 से रिटायर हुए हैं, तो आपका एवरेज 15,000 होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको 6500 से कैलकुलेट करते हैं ये, जो कि गलत है और उस पर भी एक केस किया जा सकता है।
इनके ऊपर एक केस किया जा सकता है। तो इस तरह सर ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखिए और आपको उससे पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा। एक आनंद स्वरूप जी हैं, इन्होंने पूछा है कि इनकी पेंशन, इनकी 2013 में रिटायर हुए हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए? सर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 31 अगस्त 2014 तक 31 अगस्त 2014 से पहले वाले जितने लोग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनके लिए लागू नहीं है। यदि उसके लिए रिव्यू पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, यदि सुप्रीम कोर्ट उसको सुन लेते हैं और उस पर कोई डिसीजन आ जाता है, तो 31 अगस्त 2014 से पहले वाले जितने भी लोग हैं वो तभी एंटाइटल हो पाएंगे, नहीं तो उनको उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी जितनी आज मिल रही है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो गलत है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ये मैडम शशि गारे हैं, आपने पूछा है कि वो 2006 में रिटायर हुई हैं, तो इनका भी मेरा कहना यही है कि वही 31 अगस्त से पहले वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये लागू नहीं है। आपको बढ़ा हुआ पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये 2020 में जो रिटायर हुए हैं इनको ये बेनिफिट मिलेगा। आप ईश्वरी दत्त पुजारी जी हैं, इनको बेनिफिट मिलेगा और आप इसमें कैलकुलेट करा सकते हैं। तो इस तरह बहुत क्लियर है कि मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं कि कुछ आप अनीता पांडे जी हैं, आप 91 में ज्वाइन किया था और इन्होंने इनको 2828 रुपये पेंशन मिलती है। तो देखिए, यदि आप 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, तो आपको इतनी ही पेंशन मिलेगी। और यदि आप उसके बाद रिटायर हुए हैं तो आपको ये पेंशन बढ़ने की संभावना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। बाकी इसमें ये बस यही लगभग क्वेश्चंस हैं। और यदि आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप खुद भी अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकेंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है और आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक्चुअल कैलकुलेशन जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए ईयर वाइज ये कैलकुलेशन लेके आऊँगा कि आपको एक पर्टिकुलर मंथ में रिटायर होने के बाद में कितना पैसा देना है, कितना इंटरेस्ट देना है और कितना आपको पेंशन मिलेगी और उस पेंशन पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हमें ईपीएफओ पेंशन का टोटल अमाउंट हमें जितना पैसा जमा करना होगा उस पर यदि ईपीएफओ हम इंटरेस्ट लेगा तो उसको पेंशन पे भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना डिसीजन है कि यदि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी ईपीएस की एक क्लॉज है कि यदि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उसे 20 दिन से ज़्यादा डिले करते हैं किसी रीजन की वजह से, किसी विदाउट रीजन डिले करते हैं, तो उनको अपनी जेब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए वो इंटरेस्ट लेंगे भी और देंगे भी। तो मेरा अगला वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और मैं उसको बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। उस पर कैलकुलेशन अभी चल रही है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पे और डाउट क्लियर हुए होंगे। आप अपनी पेंशन खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आजकल एक्सेल सीट बहुत अच्छी है। आप जो यंग लोग हैं उनके लिए भी ये है कि आप अपनी एक्सेल सीट में कितना सैलरी मिली, कितना डीए मिला, कितना डिडक्शन हुआ, ये एक एक्सेल सीट में आप बनाते रहिए। हो सकता है जब आप पास से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जो यंग लोग हैं वो रिटायर हों, 20 साल बाद, 30 साल बाद रिटायर हों, तो आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हैं अगले 20 साल का। जब हमने ये मेंटेन किया था तब एक्सेल सीट हम होगी, लेकिन हम समझते नहीं थे। हमने ऐसे ही मेंटेन किया है, तो आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और फिर मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनके जवाब मैं सारे देने की कोशिश करूंगा। फिर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हम ये सब इसीलिए कर पाते हैं कि हम स्टडी करते हैं, स्टडी कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से जुड़े रहे हैं। और जो बिल्कुल फैक्ट कैलकुलेशंस हैं, जो बिल्कुल फैक्ट फिगर्स हैं, वही मेरे पास होंगी। अगले वीडियो में जैसे मैंने बताया अभी कि मैं ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूं। मेरा दावा है कि वो इस टाइप की कैलकुलेशन अभी शायद ईपीएफओ ने भी ना की हो,
जैसी कैलकुलेशन मैं लेके आने वाला हूं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए जो इसका पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि फैमिली पेंशन स्कीम 1971 और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।